करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे कि थ्रोम्बस, एम्बुलस, क्लॉट। फिर हम बात करेंगे शॉक्स के टाइप और बॉडी के फ्लूइड कैसे कैसे होते हैं। तो पहले मैं आपको एक टर्म बताऊं। एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं क्लॉट। अब इसको समझो, क्लॉट क्या होता है। सो क्लॉट इज अ जनरल टर्म, एक बड़ा टर्म होता है क्लॉट। तो एक जनरल टर्म आई कैन से वी यूज क्लॉट। सो इट इज अ जनरल टर्म फॉर अ क्लम्प ऑफ ब्लड। कहीं पर भी अगर आप देखोगे ब्लड जमा हो रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं क्लॉट। अब इसके वर्जन होते हैं कई सारे। तो अगर मैं बोलूं थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है। अब इसको देखो, थ्रोम्बस एक तरीके का क्लॉट है, इट्स अ क्लॉट। और वो एक जगह रुक जाता है। इट्स अ क्लॉट दैट स्टेज एट वन प्लेस। एक जगह अगर वो रुक जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। अब सपोज टू मेक इट सिंपल, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज एन आर्टरी और वेन। कोई ये वेसल है, कोई आर्टरी हो सकती है या वेन है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप देखोगे एक थ्रोम्बस जमा हुआ है, तो इस एरिया को ब्लड कम मिलेगा, राइट। तो ब्लड ऐसे जा रहा है, देखो ध्यान से, ब्लड ऐसे जा रहा है, तो दिस एरिया विल गेट लेस ब्लड। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्चीमिया, इस एरिया में ब्लड कम जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लाइक अथेरोस्क्लेरोसिस को क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोटिक थ्रोम्बा है। क्लियर। अब इसको समझो, व्हाट इज एम्बुलस। एम्बुलस क्या होता है। एम्बुलस मीन सपोज अगर ये टूट गया, इसको समझो, अगर ये टूट गया, इसके टूट गया तो इसके टुकड़े पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं घूमेंगे। दे आर फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द बॉडी, और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं एम्बोलाई। तो समझो व्हाट इज एन एम्बोलाई। एम्बोलाई मीन्स प्लूरल, एम्बुलस मीन्स सिंगुलर। सो एम्बोलाई इज अ पीस ऑफ थ्रोम्बाई, a piece of thrombi which travel through the blood, which travel through bloodstream, which travel through bloodstream. So इसको समझो एक बार। अगर मैं बोलूँ क्लॉट, क्लॉट मीन्स एक धक्का। धक्का मीन्स खून का धक्का, किसी भी चीज़ का खून का धक्का बन गया कहीं पर भी। थ्रोम्बस मीन्स जो रुक गया है और वहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है। अगर मैं बोलूँ मूविंग थ्रोम्बाई, एक मूव करता हुआ थ्रोम्बाई को हम बोलते हैं एम्बुलेंस, सिंपल। तो आप इसको समझो कि एम्बुलाई इज अ मूविंग थिंग। ये एम्बुलाई एक थ्रोम्बाई का टुकड़ा हो सकता है, क्लॉट का टुकड़ा हो सकता है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कभी कभी खाली भी होता है। अब इसको समझो, थ्रोम्बस और क्लॉट को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको समझो। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि थ्रोम्बस और थ्रोम्बाई वर्सेस क्लॉट, तो इन दोनों को समझते हैं। तो देखो, थ्रोम्बस जो होगा वो ब्लड वेसल के अंदर ही होगा सिर्फ, तो उसको बोलते हैं इंट्रावास्कुलर, इन शॉर्ट आईवी, इंट्रावास्कुलर। अब क्लॉट भी वेसल के अंदर हो सकता है, लेकिन क्लॉट तो आपके घुटने में भी हो सकता है, हेमाटोमा को बोलते हैं क्लॉट, राइट। सो इट कैन बी आईवी एज वेल एज इंट्रावास्कुलर एज वेल एज एक्स्ट्रावास्कुलर, सिंपल। अब जब आप देखोगे थ्रोम्बा और क्लॉट को, तो ये दोनों बनते किससे हैं, दोनों में तीन चीज़ें होती हैं। देखो, प्लेटलेट दिखेंगे आपको, यू विल सी प्लेटलेट, बिकॉज प्लेटलेट कहीं भी अगर खून बहेगा पहले, तो प्लेटलेट आकर उसको एग्रीगेट करेंगे, वहाँ पर जमा होंगे। तो प्लेटलेट प्लेटलेट प्लग बनाती हैं। तो प्लेटलेट के अलावा आप देखोगे वहाँ पे क्या होगा, खून होगा। खून होगा मीन्स आरबीसी, खून के सेल्स होंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होंगे। और अगर उसको थोड़ी स्ट्रेंथ देनी है आपको, तो स्ट्रेंथ किससे मिलती है, उस जो प्लग बनता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है फाइब्रिन से। सो थ्रोम्बस के अंदर क्या होगा, प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, फाइब्रिन। और अगर मैं बात करूँ क्लॉट के अंदर, तो क्लॉट के अंदर भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे प्लेटलेट फाइब्रिन थोड़ी कम होती है। सो क्लॉट विल लैक प्लेटलेट एंड फाइब्रिन, प्लेटलेट एंड फाइब्रिन। अब इसको देखो, सो फाइब्रिन का काम क्या होता है। फाइब्रिन एक मैश बनाती है। ये आपको देखोगे पतली पतली लाइन दिखती है, एंड दीज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस विच आर स्टेबलाइजिंग द प्लेग। तो इन लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ जान। ये JNN वाला जान नहीं है, ZAHN, वी कॉल दम लाइन ऑफ जान। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आप देखोगे लाइन ऑफ जान, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, दीज आर कॉल्ड, दीज आर द लाइन्स, दीज लाइन्स यू कैन सी, दीज परपेंडिकुलर लाइन्स, दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ जान। तो अब देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये फाइब्रिन से बनती है। तो लाइन ऑफ जान किस में ज़्यादा दिखती है आपको, थ्रोम्बस में। अब इसको समझो कि अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर शेप की, तो आप देखोगे थ्रोम्बस की एक पर्टिकुलर शेप होती है, और उस शेप को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल। दैट शेप इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल। और क्लॉट की कोई शेप नहीं होती, तो जहां पर वो जमेगा उस शेप को ले लेता है, जैसे पानी का कोई शेप नहीं होता। तो इसमें कोई शेप नहीं होती, इट विल लैक शेप। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बा एंड क्लॉट। अब बॉडी के अंदर अगर थ्रोम्बस बन रहा है, क्लॉट बन रहा है या एम्बोला बन रहा है,
इन सबको समझने का एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं विर्चुओस ट्रायड। तो इसको समझते हैं पहले, व्हाट इज दिस विर्चुओस ट्रायड। विर्चुओस ट्रायड का मतलब होता है, तो एक साइंटिस्ट थे विर्चुओस, इन्होंने बताया था कि अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बस है या एम्बुलस बन रहा है या क्लॉट बन रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लड वेसल होगा, सपोज से ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इंजरी होगी। तो देखो ब्लड वेसल यहाँ से फट गया, तो इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल इंजरी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, ब्लड वेसल्स का फटना। और ब्लड एंडोथेलियल का मतलब होता है इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की अंदरूनी लाइन को बोलते हैं एंडोथेलियल। सो एंडोथेलियल इंजर हो गई। अब देखो अगर एंडोथेलियल इंजरी हो गई, ऐसा कब मिलता है आपको, वेरी एंडोथेलियल इंजरी कब होती है। अब देखो उसको समझो एक बार, जैसे हम पढ़ते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस में पेशेंट 18-20 साल में सिगरेट शराब पी रहा है, एक्सरसाइज करना बंद कर दे रहा है, तो 30-35 साल तक उसके एंडोथेलियम में इंजरी हो जाती है, तभी लो डेंसिटी लिपिड ये सब अंदर घुस जाते हैं ब्लड वेसल्स की। तो इसको समझो, दिस इज सीन वेयर इन अ पेशेंट विद अथेरोस्क्लेरोसिस। और एक टॉपिक होता है वास्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल। तो वास्कुलाइटिस में भी क्या होता है, कोई ऑटो इम्यून एंटीबॉडी की वजह से या किसी वायरस से एंडोथेलियम गेट डिसरप्टेड। क्लियर, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट दे आस्क यू, अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी, अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इस इंजरी को रोकने के लिए प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर सब लोग आएंगे इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लॉट बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो सेकंड थिंग विल बी हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो व्हाट इज हाइपर कोगुलेबिलिटी, देयर विल बी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ योर कोगुलेशन सिस्टम। अब इसकी एक्टिविटी अगर बढ़ गई, तो ऐसा हाइपर कोगुलेबिलिटी कब होती है बॉडी में, कब हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। अब इसको समझो, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में आप देखोगे कई बार प्रेगनेंसी में पेशेंट को थ्रोम्बाई बनते हैं। प्रेगनेंसी के अलावा अगर मैं बोलूँ कैंसर, कैंसर में भी हाइपर कोगुलेबल स्टेट मींस बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड बॉडी में होता है। देन आई कैन से ओल्ड एज, देन आई कैन से किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इन सेम पॉस्चर और प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, जैसे कि डीवीटी बन जाती है डिसऑर्डर। देन आई कैन से प्रोलॉन्ग सेम पोस्चर, मीन सपोज आपका पूरे टाइम बैठने का काम है या पूरे टाइम आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, आपका खड़े होने का काम है। सो हाइपर कोगुलेबिलिटी। सो देखो एंडोथेलियल में इंजरी हुई, उसके बाद क्या होगा, क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी स्टैसिस। स्टैसिस मींस स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड फ्लो, मींस आपका ब्लड अब रुक रुक के चल रहा है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जनरली उन लोगों में जो बेड रिडन होते हैं, जो चल नहीं पाते, जो बेड पे लेटे पड़े हैं, या फिर सपोज आई कैन से किसी को फ्रैक्चर हो गया और उसको 2 महीने के लिए प्लास्टर बंधा हुआ, इमोबिलाइज पेशेंट। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर किसी को क्लॉट या थ्रोम्बस बन रहा है, तो उसके इन तीनों में से कोई एक वजह होगी, या फिर ये तीनों वजह होंगी, या तो एंडोथेलियल इंजरी होगी, या हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी, या फिर स्ट्रेस होगी। तो इसको हम बोलते हैं विर्चुओस ट्रायड। ट्रायड मींस 3 थिंग्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं जहां पर क्यों लगा रहा हूं, ये नॉर्थ सेट या सीएचओ एग्जाम के क्वेश्चन है, एंडोथेलियल इंजरी, हाइपर कोगुलेबिलिटी, स्टैसिस। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने बात करी थ्रोम्बस की, अब थोड़ा सा बात करते हैं एम्बुलस की। तो एम्बुलस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया एम्बुलस इज नथिंग, एम्बुलस इज अ टाइप ऑफ मूविंग थ्रोम्बाई। तो मूविंग थ्रोम्बाई को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एम्बुलस, और प्लूरल क्या होगा, एम्बुला, एम्बुला। तो एम्बुलस के कई सारे टाइप होते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्बुलस। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। तो फर्स्ट टाइप आई कैन से द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्बुलस विल बी थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। थ्रोम्बो एम्बुलिज्म, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। मैं आपको सबके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। फिर जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुलस। अथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुलस। थर्ड इज फैट एम्बुलस, फैट एम्बुलस। देन आई कैन से फोर्थ टाइप, दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं गैस एम्बुलस, गैस एम्बुलस, और वी कैन आल्सो कॉल गैस एम्बुलिज्म, सेम थिंग। देन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बोन मैरो एम्बुलस और बोन मैरो एम्बुलिज्म। देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, एम्बुलस एम्बुलिज्म। ट्यूमर एम्बुलिज्म, ट्यूमर एम्बुलिज्म। देन टाक एम्बुलिज्म, टाक मीन्स पाउडर, टाक एम्बुलिज्म। देन आई कैन से सेप्टिक एम्बुलिज्म, सेप्टिक एम्बुलिज्म। उसके बाद एक होता है पैराडॉक्सिकल एम्बुलिज्म, पैराडॉक्सिकल एम्बुलिज्म। एंड लास्ट वन आई कैन से पल्मोनरी एम्बुलिज्म। अब इनमें से कई सारे एम्बुलिज्म आप जब सिस्टेमिक एमएसएन पढ़ोगे तब आपको कई सारे टाइप्स डिटेल में बताएंगे। तो मैं इनका एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो थ्रोम्बो एम्बुलिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन एम्बुलिज्म, सबसे कॉमन ये होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप, ये एग्जाम में हुआ है, सीएचओ एग्जाम, एमपी सीएचओ का क्वेश्चन है। अब देखो ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट कब होता है, लोअर लिम्ब से। लोअर लिम्ब से मीन्स पैरों से। तो आपके पैरों में कुछ हो रखा है, तो पैरों के बाद ये कहाँ जाएगा, इट विल गो अपवर्ड, तो इट विल माइग्रेट अपवर्ड, माइग्रेट अपवर्ड, राइट। अब लोअर लिम्ब में क्या होगा, पैरों में क्या होता है, तो अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो कैसे स्टार्ट होता है, ये उन लोगों को होता है जिनके पैरों में या तो डीवीटी हो रखी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, या फिर वेरिकोस वेन है। तो पैरों में या तो डीवीटी हो रखी है या वेरिकोस वेन। फिर बात करते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुला। अब इसको समझो, अथेरोस्क्लेरोसिस मींस
इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अगर आप देखोगे ऐसे एम्बुलेंस के अंदर यू विल फाइंड कोलेस्टेरॉल इनसाइड। तो अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड होंगे, तो यू विल सी एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगी। तो इसके अंदर जो होगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल का क्लेफ्ट, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट। और आगे जाके दिस अथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोला है, अब इसको समझो, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट होता है, दिस विल कन्वर्ट इनटू इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इस्चेमिक हार्ट डिसीज का मतलब होता है एमआई, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंजाइना, इसको हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फिर बात करते हैं फैट एम्बोलिज्म। अब इसको समझो, फैट एम्बोलिज्म उनको होता है जिनको सपोज लॉन्ग बोन, इन लॉन्ग बोन के पास फैट भी काफी सारा जमा होता है, तो जिनकी कोई लॉन्ग बोन की सर्जरी हुई है, सो इट इज सीन इन पेशेंट विद और आफ्टर सर्जरीज ऑफ लॉन्ग बोन, किसी लंबी बोन, जैसे कि सपोज किसी को फीमर की सर्जरी हुई है, और मैं बोलूँ अगर किसी पेशेंट को सपोज टिबिया फिबुला की सर्जरी हुई है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस एम्बोलिज्म, इसको समझते हैं। गैस एम्बोलिज्म का दूसरा नाम, सो गैस एम्बोलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन एम्बोलिज्म, नाइट्रोजन एम्बोलिज्म, इसको समझते हैं एक बार। अब इसको समझो, गैस एम्बोलिज्म जनरली कब होती है, इट इज सीन नॉट, इट इज सीन इन दोस डीप सी डाइवर, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में या नदी में नीचे डुबकी लगाते हैं। तो अभी देखो, ये नीचे जाते टाइम नहीं होती, ये कब होती है, जब आप तेजी से वापस आने की कोशिश करते हो। सो इट इज सीन व्हेन यू हैव रैपिड असेंट, जाते टाइम नहीं होती। अब इसको देखो, समझो इसको। सो किस में होगी ये, गोताखोर, गोताखोर को हम बोलते हैं डाइवर्स, इट इज सीन इन डाइवर्स। अब इसको समझो एक बार, ये जो गैस एम्बोलिज्म है, इसके दो फॉर्म होते हैं। तो आप देखोगे कि सपोज एक गोताखोर है, वो समुद्र में नीचे गया और लौट के जब आया, तो उसकी आई कैन से बॉडी में एकदम से मसल में पेन हो रहा है, बोल रहा है यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, उसको माइल्गिया हो गया, माइल्गिया हो गया। या फिर मैं बोलूँ उसके जॉइंट में दर्द हो रहा है, मिस रिस्ट जॉइंट में, कभी नी जॉइंट में, अर्थल्गिया हो गया, माइल्गिया, अर्थल्गिया। या फिर कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को सांस फूलती है, उसको डिस्पनिया होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो अंडरस्टैंड, ये दो बीमारी के एक्यूट फॉर्म है। तो उसको समझो एक बार, एक्यूट फॉर्म के दो टाइप्स हो गए, माइल्गिया, अर्थल्गिया। कुछ पेशेंट को जोड़ों में और मसल में पेन होगा, कुछ पेशेंट को सांस फूलेगी, तो माइल्गिया और आई कैन से अर्थल्गिया, इसको हम बोलते हैं बेंट्स, वी कॉल दिस एज बेंट्स। और अगर पेशेंट की सांस फूल रही है तो उसको बोलते हैं चोक्स, सो बेंट्स एंड चोक्स। तो ये तो दो एक्यूट फॉर्म के टाइप हैं, दीज आर टू टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज। लेकिन अगर आप देखोगे किसी गोताखोर को मे बी कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कई बार क्रोनिक प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आता है, तो उसको थोड़े से नेक्रोटिक चेंजेस होते हैं, बोन में भी प्रॉब्लम होती है, मसल में प्रॉब्लम होती है, फैट में प्रॉब्लम होती है, एवरी प्लेस विल सी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो क्रोनिक फॉर्म ऑफ डिसीज को हम बोलते हैं केसांस डिसीज। एक्चुअली इस बीमारी का नाम जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ, आप देखोगे एक चैम्बर लेकर जाते हैं, इस चैम्बर को बोलते हैं केसान चैम्बर, तो इसको बोलते हैं केसान चैम्बर। तो उसके चैम्बर के नाम पे इस बीमारी का नाम दिया गया है केसांस डिसीज। तो केसान डिसीज नथिंग, इट इज नाइट्रोजन एम्बुलेंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। सो केसान डिसीज नथिंग, इट इज अ गैस एम्बुलेंस, और आई कैन से नाइट्रोजन एम्बुलेंस सीन इन डीप सी डाइवर्स व्हाइल असेंडिंग, मोर कॉमन इन असेंडिंग। ओके, नाउ कमिंग टू बोन मैरो एम्बुलिज्म। अब देखो, बोन मैरो एम्बुलिज्म कब होगा, अगेन या तो आपका कोई लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होगा तब हो सकता है, या फिर कभी कभी ये बोन मैरो एस्पिरेशन के टाइम पे भी हो सकता है। सो बोन मैरो एम्बुलिज्म, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज सीन व्हाइल बोन मैरो एस्पिरेशन, और इट कैन ऑल्सो बी सीन इन फ्रैक्चर पेशेंट, जिनको फ्रैक्चर होता है। ट्यूमर एम्बुलिज्म में सपोज ट्यूमर का टुकड़ा बॉडी में कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो कब होगा ये, ट्यूमर पेशेंट में। ट्यूमर मीन्स कैंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। टाक, टाक मीन साबुन, साब मीन सॉरी पाउडर। तो पाउडर एम्बुलिज्म कब बनेगा, तो ये वो पाउडर नहीं है, डर्मिकोल नहीं है, ये वो पाउडर नहीं है जो आप लगाते हो, पॉन्ड्स पाउडर, डर्मिकोल नहीं। टॉक मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, पाउडर को अपनी नसों में लेते हैं, पाउडर को डाइल्यूट किया तो ठीक से डाइल्यूट नहीं कर पाते, वो पूरा घुलना जरूरी है। तो इट इज सीन इन दोस्त हु टेक अ लॉट ऑफ IV ड्रग। तो कौन होता है ऐसा, ऐसे कई लोग आप देखोगे वो IV ओपॉइड लेते हैं, मीन्स ब्राउन शुगर, हेरोइन, इनको जरा सशिश को IV लेते हैं, तो IV ड्रग अब्यूजर्स। सो दिस इज समथिंग विच वी सीन इन IV ड्रग अब्यूजर्स। ओके, फिर बात करते हैं सेप्टिक एम्बोलिज्म की। तो सेप्टिक मीन्स सेप्टिसीमिया कब होता है, सेप्सिस कब होती है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद। तो इट इज सीन आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी को सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और सेप्सिस हुई, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्सिस। ओके, फिर बात करते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। इसको देखो, इट्स इंटरेस्टिंग। ये एक्चुअली क्या है, एक वीनस एम्बोलिज्म है। वेनस एम्बोलिज्म मीन्स वेन से निकली है, राइट, लेकिन वेन से ये आर्टरी में चली जा रही है। इट विल रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इट विल रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आर्टरी में कैसे जा रही है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज हो सकता है आपके बचपन से आपके दिल में छेद है, कोई सेप्टल में डिफेक्ट है, या कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। इट रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आई कैन से बिकॉज ऑफ सम कंजेनिटल हार्ट डिसीज। कंजेनिटल हार्ट डिसीज मीन सपोज आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या वेंट्रिकल सेप्टल सेप्टा में डिफेक्ट है। एंड लास्ट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो दिस इज समथिंग विच इज सीन इन योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जनरली इसमें सिम्टम नहीं होते, और जब सिम्टम होते हैं तब बहुत देर हो जाती है, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी में डुअल सर्कुलेशन होता है। तो सिम्टम करने के लिए या तो दोनों आर्टरी में एम्बोलिस होना चाहिए,
और या फिर आप देखोगे एम्बुलेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, तो जनरली एम्बुलेंस छोटा होता है और एक आर्टरी में होता है, इसलिए सिम्टम नहीं होते, और जब सिम्टम होते हैं तब पेशेंट बहुत लेट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बुलिज्म विच वी सी। ओके, सब थ्रोम्बस एम्बुलेंस के बाद बात करते हैं शॉक की। अब देखो किसी को, पेशेंट को अगर शॉक है, पहले इसको समझो, किसी भी शॉक में आपको क्या करना है, हमको पेशेंट को पहले क्या देना है, आईवी फ्लूइड। तो किसी शॉक मीन्स, शॉक की क्या डेफिनेशन होती है, मीन्स जब आपका बीपी काफ़ी लो आ रहा है, मीन्स आपका बीपी इतना लो हो गया है और कभी कभी बीपी नॉन रिकॉर्डेबल आ रहा है, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक, फटीग से लेकर इट कुड बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, समटाइम पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, तो सिम्टम विल बी लॉट। तो कभी कभी टैकीकार्डिया होता है पेशेंट को, कुछ शॉक में ब्रेडिकार्डिया भी होता है। अब इसको देखो, शॉक के टाइप्स होते हैं, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। तो फर्स्ट टाइप ऑफ शॉक आई कैन से इट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। देन आई विल से सेकंड टाइप ऑफ शॉक, दैट इज ड्यू टू योर हार्ट इन्वॉल्वमेंट, इसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। थर्ड टाइप ऑफ शॉक आई विल से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, distributive shock. And fourth type I will say, fourth type is called obstructive shock, obstructive shock. So these are four types of shock, hypovolemic, cardiogenic, distributive, obstructive. तो अगर मैं बात करूं एक एक करके इनके बारे में, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक विच वी सी, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक विल बी हाइपोवोलेमिक शॉक, मीन्स बॉडी से टोटल बॉडी वॉल्यूम कम हो गया। अब देखो, टोटल बॉडी वॉल्यूम मीन्स हमारी बॉडी में क्या, पानी है, वाटर इज देयर, तो या तो पानी का लॉस हो गया या फिर खून है, खून का लॉस हो गया। तो मोस्टली अंडरस्टैंड, मोस्टली इट इज ड्यू टू हेमोरेज, हेमोरेज मीन्स ब्लीडिंग, तो पेशेंट को कहीं से खून निकल गया। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक, आंसर इज हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, क्या आंसर होगा, हेमोरेज। अब हेमोरेज किसको होता है, किसको होती है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग कब हो सकती है, या तो किसी को आरटी, आरटी मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गाड़ी ने उड़ा दिया, कार ने उड़ा दिया, बाइक से उड़ गए, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, गिर गए। देन आई कैन से अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है, तो कभी कभी हेमोरेज कब होता है, आफ्टर सम मेजर सर्जरी, सपोज किसी की कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो उसमें काफ़ी सारा खून निकल गया, हेमोरेज। सपोज अगर हेमोरेज नहीं हुआ तो और कोई रीजन से बॉडी में वॉल्यूम कम हो सकता है, आंसर इज यस। तो वॉल्यूम कम और कब हो सकता है, अगर आपको दस्त लगे हुए हैं, पानी पानी वाले दस्त लगे हैं, बहुत सारा वॉल्यूम बॉडी से, डिहाइड्रेशन दस्त लगे या फिर उल्टी आ रही से, तो डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स आइदर यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वाटरी स्टूल मीन्स डायरिया, और यू आर हैविंग वॉमिटिंग, तो डायरिया वॉमिटिंग में भी ऐसा होता है। अब इसको देखो, डायरिया वॉमिटिंग के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, अगर किसी पेशेंट को पेशाब ज़्यादा है, दिन में 25 बार या रुक ही नहीं रहा है, तो पेशाब आना रुकता कब नहीं है, जब आपको डायबिटीज इंसिपिडस होती है। डायबिटीज इंसिपिडस मीन्स हियर पेशेंट विल हैव अनकंट्रोल्ड यूरिन मीन्स पेशाब रुकेगा नहीं, आप यूरो बैग बदलते चले जाओगे, पेशाब नहीं रुकेगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को या तो डायबिटीज मेलाइटस है, और डायबिटीज मेलाइटस ने क्या करा दिया, डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें भी क्या होता है, बॉडी में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब बात करते हैं कार्डियोजेनिक की। कार्डियोजेनिक शॉक मीन्स इट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। सो कार्डियोजेनिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज विल बी एमआई, एमआई मीन्स मायोकार्ड इन्फॉक्शन, तो दिस विल बी मोस्ट कॉमन कॉज। अब एमआई के अलावा, other than MI, what other disease it can cause? It can occur due to what other disease can cause it? So it can occur due to many other reason. I can say, अगर किसी पेशेंट को MI नहीं है तो कोई अरिथमिया है, सपोज पेशेंट को वेंटिकुलर अरिथमिया है, या एट्रियल फिब्रिलेशन है, या एट्रियल फ्लटर है, कोई भी अरिथमिया है। फिर आप मैं बोलूँ पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी से, पेशेंट को सपोज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी से, कोई भी कार्डियोमायोपैथी, या फिर कोई वाल्व में प्रॉब्लम है, मीन्स इसको हम बोलते हैं वल्वुलर हार्ट डिसीज, वल्वुलर हार्ट डिसीज, इनसे क्या होगा, पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। अब इसको समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को अगर मैं डिवाइड करूं, तो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आई कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के 2 कैटेगरी होती हैं। तो एक तो इसमें आता है आपका किसी इन्फेक्शन के बाद, तो जो इन्फेक्शन के बाद होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक कब होता है, सेप्टिक शॉक आपको सेप्सिस के बाद होता है। सपोज पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया और सेप्सिस। और दूसरा जो इसका वेरिएंट होगा वो होगा किसी एलर्जी के बाद, और उसको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक कब होगा, किसी पेशेंट को या तो कोई एलर्जी होगी, और एलर्जीज अगर देखो एलर्जी स्टार्ट कैसे होती है, स्किन में रैश हो गई, तो रैश के बाद आगे जाके क्या होगा, आप देखोगे लाइंस बन जाती हैं, उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया, फिर हाइव्स होता है, फिर हाथ पैरों में सूजन आती है, वेसल्स में स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं एंजियोडीमा, और कभी कभी पेशेंट को शॉक की स्टेट को बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट शॉक के बारे में, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसा कब होगा, जब कहीं ना कहीं आपका फ्लूइड किसी और एरिया में जाकर जमा हो गया और बॉडी में वॉल्यूम में नहीं है वो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब आपके बॉडी के अंदर एक साथ बहुत सारा फ्लूइड हार्ट की कैविटी में जमा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। और कहाँ मिलेगा, यू कैन सी दिस इन पेशेंट विद क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस।
फिर अगर मैं बोलूँ हो सकता है पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो रखा है, लाइक यू कैन सी दिस इन अ पेशेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, और यू कैन सी दिस इन अ पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या तो पेशेंट को कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। सो दीज आर द प्लेसेस। सो ये डिफरेंट तरीके के शॉक्स के टाइप है, तो आपसे ये पूछते हैं लाइक व्हाट इज मोस्ट कॉमन टाइप। सो मोस्ट कॉमन टाइप इज योर हाइपोवोलेमिक शॉक एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस विल बी हेमोरेज। अब देखो शॉक कोई भी हो तो किसी भी शॉक के पेशेंट को आपको कैसे मैनेज करना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट शॉक पेशेंट, तो आपको पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने। आईवी फ्लूइड मीन्स नॉर्मल सलाइन, सलाइन से आपका बीपी थोड़ा बढ़ता है, अगर इससे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है देन वी नीड टू स्टार्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स, मीन्स आपको पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, डोबुटामिन, डोपामिन, वेसोप्रेसिन, सो दीज आर कॉल्ड आइनोट्रोपिक ड्रग्स और वेसोप्रेसर स्टार्ट करें जिससे पेशेंट का आप बीपी को बढ़ा सको। एक डिवाइस भी आती है उसको बोलते हैं इंट्रा एओर्टिक बलून पल्सेशन, तो ये कभी कभी हम यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट का बीपी एकदम से हम बढ़ा सकें, इंट्रा एओर्टिक बलून पल्सेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक के बाद अब बात कर लेते हैं बॉडी में एडिमा, कर लेते हैं बॉडी में एडिमा की। तो पहले समझो एडिमा मीन्स कहीं भी बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है। तब आपसे क्वेश्चन पूछने कि एडिमा जो हो रहा है तो कौन कौन सा एडिमा होता है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडिमा आई कैन से वी कॉल दिस पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा। दूसरा एडिमा की अगर बात करूँ मैं तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा। अगर फ्लूइड आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जमा हो रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। अगर कॉर्निया में जमा हो रहा है तो कॉर्नियल एडिमा। अगर आँख के पास हो रहा है, यहाँ पर आँख के बाहर, इसको बोलते हैं पेरी और बाइटल एडिमा, पेरी और बाइटल एडिमा। फिर कभी कभी एडिमा स्किन में हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस एडिमा, क्यूटेनियस एडिमा। फिर एक एडिमा होता है इसको बोलते हैं मिक्स एडिमा, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में अभी, मिक्स एडिमा। फिर मैं बोलूँ एडिमा कभी कभी आप देखोगे लाइक स्पेशली फिलेरियासिस के पेशेंट को होता है तो इसको बोलते हैं लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा। अब इसको समझो एक बार। अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल एडिमा, तो पेरिफेरल एडिमा कहाँ होता है, तो ये जनरली आपके डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स में होता है। तो जनरली आपके ये पैरों में होता है, टिबिया के पास, इसको हम दबा कर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आप देखो गड्ढा बन जाएगा और गड्ढा वापस ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो पेरिफेरल एडिमा वेरी यू विल सी दिस इन डिपेंडेंट एरिया, इट इज सीन वेयर इन डिपेंडेंट एरियाज लाइक लेग्स। अब बात करते हैं लाइक सेरेब्रल एडिमा। तो सेरेब्रल एडिमा मीन्स ब्रेन के अंदर एडिमा जमा हुआ है। तो ये कब होता है, ये जनरली डीके के पेशेंट को होता है और डीके पेशेंट की डेथ भी इससे होती है। अगर डीके नहीं है तो हो सकता है पेशेंट को कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, सर के बल चोट लगे, या आई कैन से सीएनएस ट्रॉमा और हेड ट्रॉमा। और कभी कभी आप देखोगे लाइक ये जिन पेशेंट को ब्रेन में हेमरेज हो रहा है तो ब्लड वहाँ जमा हो रहा है तब भी एडिमा हो जाता है, उसको बोलते हैं इट इज इन हेड ट्रॉमा और आई कैन से स्ट्रोक पेशेंट। दोनों इस्केमिक हेमरेज, दोनों स्ट्रोक में एडिमा हो सकता है। फिर बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा, इसको समझो एक बार। पल्मोनरी एडिमा दो तरीके का होता है। देखो या तो किसी पेशेंट को सीधे सीधे लंग्स में एडिमा हो गया, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटीज, इस पेशेंट को क्या हुआ, पहले हार्ट की कोई डिजीज हुई, स्पेशली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि ये एडिमा कॉम्प्लिकेट हो गया और फिर लंग्स के अंदर एडिमा बन गया। तो अगर पेशेंट को सीधे पल्मोनरी एडिमा होता है इसको हम बोलते हैं नॉन कार्डियोजेनिक, मीन्स देयर इज नो रोल ऑफ हार्ट, हार्ट का कोई इससे लेना देना नहीं है। और अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद हो रहा है तो उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक। अब ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का दूसरा नाम होता है एआरडीएस। एआरडीएस मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जी हाँ इसी को बोलते हैं एआरडीएस। फिर बात करते हैं कॉर्नियल एडिमा। अब देखो, अब कॉर्नियल एडिमा अगर पेशेंट को होता है, कॉर्निया के पास एडिमा हो रहा है तो उसको आँख के सामने फ्लोटर दिखेंगे, धुंधला दिखेगा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली ग्लोकोमा के पेशेंट को होता है, जिनको ग्लोकोमा होता है। फिर बात करते हैं पेरी और बाइटल। तो ऑर्बिट के पास एडिमा कब होता है, जब या तो अगर आपको कोई ना कोई एलर्जी हो गई है, किसी ड्रग से एलर्जी हो गई या किसी पेरी और बाइटल। तो ऑर्बिट के पास एडिमा कब होता है, जब या तो अगर आपको कोई ना कोई एलर्जी हो गई है, किसी कॉर्निया के पास एडिमा हो रहा है तो उसको आँख के सामने फ्लोटर दिखेंगे, धुंधला दिखेगा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली ग्लोकोमा के पेशेंट को होता है, जिनको ग्लोकोमा होता है। फिर बात करते हैं पेरी और बाइटल। तो ऑर्बिट के पास एडिमा कब होता है, जब या तो अगर आपको कोई ना कोई एलर्जी हो गई है, किसी ड्रग से एलर्जी हो गई या किसी खाने से एलर्जी हो गई, या फिर एक हेरिडिटरी होता है उसको बोलते हैं एंजियोडीमा, एंजियोडीमा। फिर बात करते हैं क्यूटेनियस एडिमा, मीन्स आपको स्किन पे एडिमा हो गया। अब स्किन पे एडिमा मीन्स कोई लोकल इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है, मच्छर ने काट लिया तब भी हो जाता है, मक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया। तो इट इज सीन आफ्टर इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, लाइक बी स्टिंग। बी स्टिंग मीन्स मधुमक्खी ने काट लिया। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट मिक्स एडिमा, इसको समझते हैं। मिक्स एडिमा मीन्स इट इज समथिंग, सो वी हैव टू वर्जन ऑफ दिस। देखो एक तो मिक्स एडिमा होता है जो सिर्फ टिबिया के पास होता है, टिबिया मीन्स आपके पैर के पास, शिन पे, जिसको हम शिन बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री टिबियल मिक्स एडिमा, प्री
टिबियल मिक्स्ड एडिमा। अब इसको देखो, प्री टिबियल मिक्स्ड एडिमा, ये टिबिया के पास हो रहा है, तो ये आप उस पेशेंट को होगा जिसको थायराइड ग्लैंड जिसकी ज्यादा काम कर रही है। तो इट इज इन दोस पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन एक जनरलाइज हम टर्म यूज करते हैं, लाइक जनरलाइज, इसको आप जनरलाइज आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिक्स्ड एडिमा, तो मिक्स्ड एडिमा मींस दैट मींस जनरलाइज, तो वो फेस पे होगा, स्किन पे होगा, स्किन थोड़ी चर्बी मोटी हो जाएगी, स्किन फेस थोड़ा गोल मटोल हो जाएगा, कभी कभी हार्ट के पास इफ्यूजन बन जाएगा। तो जनरलाइज मिक्स्ड एडिमा इट इज सीन इन अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर देखो दोनों कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मिक्स्ड एडिमा दिया हुआ है, सिर्फ मिक्स्ड एडिमा दिया हुआ है, तो उसको हम जनरली क्या समझते हैं, हाइपो वाले को। अगर लेकिन मेंशन है ये वर्ड प्री टिबियल, देन ओनली इट इज हाइपर, समझ लो उसको। Now coming to lymphedema, lymphedema means due to some obstruction in your lymphatic circulation. So this is something which we see, इसको बोलते हैं हाथी पाँव। हाथी पाँव means elephantiasis, elephantiasis का पूरा नाम होता है filariasis. So it is seen in elephantiasis और filariasis patient. अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज these are different types of edema. अब पेशेंट को जो एडिमा हुआ है उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह देखते हैं। तो व्हाट आर द रूट कॉजेस। तो अगर मैं बात करूँ एडिमा के कॉजेस के बारे में, तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एडिमा, वाई पीपल डेवलप एडिमा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर किसी को एडिमा हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ रीजन होंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मीन्स आपकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो या तो आपकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, या आप देखो आपके जो ब्लड वेसल हैं उसके अंदर देयर इज डिक्रीज इन कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर। देखो कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर, विद इन ब्लड वेसल्स मीन्स, ब्लड वेसल मीन्स योर आर्टरी और वेन, अगर ब्लड वेसल के अंदर ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। तीसरा रीजन अगर मैं बोलूँगा आपको, सपोज टिश्यू के अंदर टिश्यू का कोलॉइडल प्रेशर बढ़ गया है, सो इंक्रीज इन टिश्यू कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ब्लड वेसल के अंदर कम हो गया और टिश्यू के अंदर बढ़ गया। अब इसको समझो, कभी कभी लाइक मैंने जैसा भी आपको बताया था कि एडिमा हो जाता है बिकॉज आपके लिम्फेटिक सर्कुलेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको बोलते हैं लिम्फेडिमा। सो इट कैन अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। वेयर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन कहाँ होगा, इन योर लिम्फेटिक टिश्यू, इन योर लिम्फेटिक टिश्यू। फिफ्थ रीजन आई कैन से एडिमा कैन अकर जनरली जो इन्फ्लेमेशन में होता है कि जब आपकी वेसल्स बिकम परमेबल। लेट्स से दिस इज योर ब्लड वेसल, ये आपका ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल्स, अब देखो जब एंडोथेलियल इंजरी होगी तो आप देखो कि ब्लड वेसल्स आपका ज़्यादा परमेबल हो जाएगा। मीन्स इसमें आप देखोगे परमेबिलिटी अगर बढ़ गई, तो अगर परमेबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ से पानी ज़्यादा आएगा, वाटर विल गो इनसाइड। तो दिस फोर्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिमा इज इंक्रीज इन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बढ़ जा रही है, और परमिएबिलिटी कब बढ़ती है, दिस परमिएबिलिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन इन इन्फ्लेमेशन, स्पेशली इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसलिए पेशेंट को देखोगे आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिमा की। तो एडिमा जनरली ऐसा कब होता है, तो कभी कभी बॉडी में आपके कई सारे मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करते। सो देयर इज रिटेंशन, देयर इज सम एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, देयर इज रिटेंशन ऑफ सोडियम इन वाटर। तो देयर इज रिटेंशन मींस रीअब्जॉर्प्शन, और ऐसा जनरली कहाँ होता है, CKD के पेशेंट, किडनी डिसीज के पेशेंट में रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम बाय किडनी। तो दिस इज सीन वेयर इन अ पेशेंट ऑफ CKD, तो रिटेंशन हो जाता है, और कब मिलेगा ये, CKD के पेशेंट में। तो दीज आर द 6 मैकेनिज्म आउट ऑफ दिस रिमेंबर जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा पूछा होगा इंक्रीज इन टिश्यू परमेबिलिटी। सो दीज आर द मेन रीजन ऑफ एडिमा। अब देखो किसी को अगर पूरी बॉडी का, फुल बॉडी का जनरलाइज एडिमा है, तो सिवियर जनरलाइज एडिमा को बोलते हैं एनासार का। सिवियर जनरलाइज्ड एडिमा इट इज कॉल्ड एज एनासार का, इसको हम बोलते हैं एनासार का। ओके, तो अब बात करते हैं आपकी बॉडी में और कैसे कैसे फ्लूइड होते हैं, लाइक एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। तो इसको पहले समझो, इसको हम बोलते हैं एनासार का। ओके, तो अब बात करते हैं आपकी बॉडी में और कैसे कैसे फ्लूइड होते हैं, लाइक एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। तो इसको पहले समझो एक बार, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज एन एक्सुडेट एंड व्हाट इज द ट्रांसुडेट। आप किसी जूस की शॉप पे जाते हो, तो आप दो तरीके की चीज़ मांगते हो कि जूस दे दो या शेक दे दो। तो जो अंतर, शेक, ये शेक है, चॉकलेट शेक आई कैन से, ओरियो शेक, स्नीकर शेक, आजकल तो बहुत सारे शेक आ गए, पीनट शेक, मैंगो शेक, और दिस इज जूस। अब इसको समझो, पानी, जूस और शेक में अंतर है। ऐसी बॉडी में पानी हो गया फ्लूइड, सो जूस को बोलते हैं ट्रांसुडेट, शेक को बोलते हैं एक्सुडेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा इसको समझो, शेक थोड़ा गाढ़ा होगा और जूस थोड़ा पतला, सिंपल। तो गाढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ रीजन होंगे उसके गाढ़ेपन के। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एनीथिंग विच हैव
मोर प्रोटीन, तो देखो एक्सुडेट के अंदर क्या होंगी, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, पानी में प्रोटीन मिलाओगे तो गाढ़ा हो जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा है इसमें, इसमें सेल्स ज़्यादा है। अगर प्रोटीन ज़्यादा है सेल्स ज़्यादा है तो आप देखोगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। सो देखो एक्सुडेट इज नथिंग, अब इसको देखो जब प्रोटीन ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या, थिकनेस। तो ये कैसा है, गाढ़ा फ्लूइड है, थिक फ्लूइड। तो एक्सुडेट समथिंग विच इज थिक। अब जो भी मैंने ज़्यादा ज़्यादा लिखा है इन सबको आप कम कर दो, सिंपल, मैं एक ही बार में लिखता रहा। लेस सेल्स, लेस प्रोटीन, लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेस कोलेस्ट्रॉल, लेस विस्कोसिटी, यहाँ सब कुछ कम होगा, तो ऑल विल बी लेस। अगर आप नेचर देखोगे, नेचर देखोगे तो ये थोड़ा सा इसमें देखोगे, यहाँ पर आप गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, ऊपर झाग बन रही है, तो दिस इज अ बिट क्लाउडी इन नेचर, क्लाउडी इन नेचर। और ये बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है, तो इट इज क्लियर। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्रांसुडेट इज नथिंग, इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से पस, पस क्या होगा मुझे बताओ, पस होगा एक्सुडेट ट्रांसुडेट, पस विल बी एक्सुडेट। अब इसको समझो अगेन, वाई दे अकर, सो मैकेनिज्म विल बी सेम। एक्सुडेट ट्रांसुडेट दोनों क्यों बनते हैं, तो या तो परमेबिलिटी बढ़ जाए, परमेबिलिटी बढ़ जाए, और आई कैन से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, या कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए, कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए। तो जनरली अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू द एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन फ्लूइड। लाइक प्लूरल फ्लूइड में क्या होगा, अगर गाढ़ा आ रहा है तो एक्सुडेट, पतला आ रहा है तो ट्रांसुडेट। सेम असाइटिस, असाइटिक फ्लूइड पतला आ रहा है ट्रांसुडेट, गाढ़ा आ रहा है एक्सुडेट। Same thing is pericardial fluid. So this is very important when we do a fluid examination of different parts of the body. So this is about exudate and transudates. Remember, anything which is viscous, that is an exudate. तो अगले वीडियो में बात करेंगे किस और टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।